हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं अपन क्वांटम भौतिकी के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 है अपना, और इसमें अपन ने क्वांटम भौतिकी गुणधर्म पढ़ रहे थे अपन। तो 16 जो गुणधर्म थे वो अपन ने पढ़ लिए थे, और मैंने कहा था कम से कम 20 गुणधर्म इसमें पढ़ेंगे अपन। और जो गुणधर्म तो हैं ही, और साथ के साथ इसमें थोड़े से टर्म्स भी आप देख रहे हो कि हर्मिशियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन, और हाइगेन हाइगेन मान, संलग्न संकारक, प्रसामान्यकृत, प्रत्यास्थ मान। तो ये देख सकते हो टर्म्स हैं अपने पास। तो गुणधर्म तो है ही, साथ के साथ टर्म्स भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारा जो 17वां पॉइंट है आज का, इसके गुणधर्म को आगे बढ़ाते हैं। किसके? क्वांटम भौतिकी के गुणधर्म है। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अभी नाम लिए थे, वो भी अलग से 2 नंबर में आ सकते हैं। तो इसलिए क्वांटम भौतिकी गुणधर्मों को पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे 17वां गुणधर्म पढ़ते हैं अपना। इसका जो 17 गुणधर्म है उसका नाम है श्रोडिंगर अवकल समीकरण। और जब मैंने आपको क्या करा था, जब मैंने आपको शुरू में बेसिक समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था श्रोडिंगर। उसका नाम था क्या? श्रोडिंगर। अब इसने क्या दिया था? श्रोडिंगर ने अवकल समीकरण दी थी। और श्रोडिंगर ने अवकल समीकरण दी थी, वो किसके लिए दी थी? हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है, अपन बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो फलन है साइन एक्स टी, साइन आर टी की बात करते हैं, तो साइन के लिए इसने क्या है कि अवकल समीकरण प्रदान करी थी, आपको पता हो तो अपन ने एक तरंग फलन माना था साइन, और उस तरंग फलन के बारे में या तरंग फलन के लिए जो अवकल समीकरण प्रदान करी थी वो श्रोडिंगर अवकल समीकरण ने करी थी। अर्थात श्रोडिंगर जो नामक वैज्ञानिक है, इसने क्या किया था, इसने मतलब 2 अवकल समीकरण प्रदान करी है। किसके लिए? तरंग फलन के लिए। तो अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके टाइप के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से समीकरण आखिरकार इसने दिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से भी। डायरेक्ट आपसे क्वांटम भौतिकी गुणधर्म ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाए श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो कब दिया, किसने दिया, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो अब बात करते हैं इसके। अब देखो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो बताओ, श्रोडिंगर अवकल समीकरण है वो श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और कब दिया था? ये 1926 की बात करते हैं। 1926 में इन्होंने मानक अवकल समीकरण परिभाषित करी हैं। और वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो हमारे पास क्या, तो हमारे पास टाइप कौन कौन से हैं? दो टाइप है हमारे पास। देखो टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो अंतर ही देख लेते हैं सीधा। अपन क्या है कि सीधा उसका अंतर ही देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। बाकी बार बार लिखने से कोई मतलब तो है नहीं अपने पास। तो श्रोडिंगर जो हमारा वैज्ञानिक था, उसने 2 मानक अवकल समीकरण प्रदान करे तरंग फलन के लिए। तो सबसे पहले जो अवकल आता है अपना समीकरण, वो आता है काल आश्रित, यानी कि समय पर डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं काल आश्रित। इंग्लिश में बोलते हैं काल आश्रित, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट, और हिंदी में बोलते हैं काल आश्रित अवकल समीकरण। और दूसरा है काल अनाश्रित। क्या बोलते हैं? काल अनाश्रित, यानी कि जो काल मतलब समय के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं काल अनाश्रित। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं काल आश्रित और काल अनाश्रित। ठीक है, इस प्रकार देखो अपन बात करते हैं। देखो इंग्लिश में बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर डिफरेंशियल और इक्वेशन, इस प्रकार लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, इंडिपेंडेंट हो गया, और श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार, इसका शॉर्ट फॉर्म अपन कह सकते हैं इंग्लिश में। अब देखो बात करते हैं आखिरकार काल आश्रित और काल अनाश्रित होता क्या है। ये तो रही लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज पे अपन नहीं जाएंगे, अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या कहता है श्रोडिंगर वैज्ञानिक कि यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा टाइम पर निर्भरता को व्यक्त करे तो उसको बोलते हैं अपन श्रोडिंगर अवकल समीकरण, कौन सी? काल आश्रित। और यदि कोई कण की स्थितिज ऊर्जा है, अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है, अगर वो समय पर निर्भरता को व्यक्त ना करे तो उसको बोलते हैं काल अनाश्रित
श्रोडिंगर अवकल समीकरण। आगे बात समझ में। तो देखो काल आश्रित और काल अनाश्रित में जो थ्योरेटिकल अंतर है वो आप नोट्स में देख सकते हो, मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम पे। अपन बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली जो काल आश्रित और काल अनाश्रित जो इक्वेशन है हमारी, अपन बात करते हैं अवकल समीकरण है वो क्या है। तो हमारे पास जो काल आश्रित अवकल समीकरण है वो है हमारे पास, देखो यहाँ पे इसको आपको याद करना पड़ेगा। आयोटा एच बार डेल साइन अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू एच कैप साइन। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये काल आश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तो क्या है, वैज्ञानिक ने दे दिया तो अब इसमें क्या है, कोई इसमें तो अब आपको कोई दो राय है नहीं, इसको तो याद करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे अपन क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ की देखा जाए तो यहाँ पे जो एच बार है इसका मान होता है एच अपॉन में 2 पाई, और इसका जो मान होता है एच अपॉन 2 पाई उसका मान होता है 1.054 इंटू 10⁻34 सेकेंड, ठीक है। और आपके मन में सवाल आया होगा कि ये एच बार आखिरकार है क्या। इस एच बार को बोलते हैं अपन डिराक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिराक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, डिराक कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपन यहाँ पे प्लांक की। तो एच बराबर हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या है, जूल प्रति सेकंड है। इसको बोलते हैं अपन प्लांक कांस्टेंट, आपको पता है एच। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, और साइन हमारे पास क्या फंक्शन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे और एच बार एच कैप की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है हैमिल्टोनियन जो संकारक अपन बात करते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक। अगर यहाँ पे अपन एच कैप की बात करते हैं ना, एच कैप, तो वो क्या है, हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन संकारक अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखो आपको ये समीकरण याद करना पड़ेगा। एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएगी काल आश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण लिखिए, तो आपको याद करना पड़ेगा आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच कैप साइन। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो डी टी आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये समय के ऊपर डिपेंडेड है। कौन सा फलन, साइन फंक्शन, ठीक है। उसी प्रकार देखो हम बात करते हैं काल अनाश्रित की। तो काल अनाश्रित जो हमारे पास से अवकल समीकरण होता है वो होता है हमारे पास एच कैप साइन इज इक्वल टू ई साइन। ये समीकरण होता है काल अनाश्रित, जो कि देख सकते हो आप समय के ऊपर डिपेंडेड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यूज़ है उनको अपन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। देखो सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा सा यार, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको। अपन बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद में देखो यहाँ पे एच, ठीक है, ये अपने पास काल अनाश्रित आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो ई है वो हमारे पास क्या है, आइगेन मान है। ये हमारे पास है वो आइगेन मान है, आइगेन मैंने आपको मान बता दिया था। उसके बाद में आइगेन मान तो है, लेकिन ये किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, कुल ऊर्जा को, टोटल एनर्जी को। जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास वो आइगेन मान के रूप में है। यहाँ पे जो एच कैप है हमारे पास आपको पता है वो हैमिल्टोनियन संकारक है। क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक है भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये आप देख सकते हो एच कैप है, ठीक है। और एच कैप का जो मान है वो आपको पता है क्या होता है, पी कैप स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में वी आर कैप। आपको पता है वी आर कैप क्या है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। तो ये अपन ने जो अपना सूत्र है ये मैंने आपको जनरेट करवाया था जब अपन ने हैमिल्टोनियन संकारक को पढ़ा था, ठीक है। यानी कि टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से आपको जनरेट करवाना सिखाया था। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन अपन करते हैं, किसमें, काल अनाश्रित जो अपना अवकल समीकरण है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आते हैं यहाँ पे। कैसे कि हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे ये समीकरण है ना अपनी काल अनाश्रित, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, अपने पास क्या है, एच कैप का जो मान है उसमें पुट कर देते हैं। एच कैप का जो ये मान है हमारे पास, इसे काल अनाश्रित में पुट कर सकते हैं अपन। क्या है हमारे पास, देखो पी कैप स्क्वायर अपॉन में 2m है, और प्लस में क्या है अपने पास वी आर कैप, ठीक है।
और हमारे पास इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है साइन इज इक्वल टू हमारे पास है ई और साइन है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन क्या कहती है हमारी कि भाई देखो पी कैप का स्क्वायर हमारे पास है साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में 2m है ही, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा देखो वी आर कैप और साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास है ई साइन। ठीक है, उसके बाद में देखो ध्यान से, उसके बाद में हमारे पास क्या है भाई देखो आपको पता है यहाँ पे आपको पता है कि जो P है हमारे पास P है वो क्या है, P है हमारे पास संवेग संकारक है। अर्थात आपको पता है कि जो संवेग का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था संवेग मैंने आपको बताया था P कैप है उसका माने ये होता है, मतलब P कैप है ये क्या है हमारे पास संवेग संकारक है। और आपको मैंने बताया था जब संवेग संकारक मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था P कैप का दो मान होते हैं, एक तो मान इसका आयोटा डेल अपॉन डेल टी होता है, ठीक है डेल एक्स सॉरी। तो लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे और टेबल बनवाई थी वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला और था किसका, ये फॉर्मूला और था किसका संवेग का। आपको पता हो तो देखो उस टेबल को जाके तुरंत। और ये बात करते हैं अपन 3D में, 3D में अपन बात करते हैं तो 3D के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो ये अपने पास इक्वेशन आती है किसकी संवेग की। फिर उसके बाद में छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो क्या कह सकते हैं अपन, इसका जो वैल्यू है ना ये अपनी P की, इस P की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे। तो P की वैल्यू इसमें रखने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, देखो ध्यान से देखना हमारे पास वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से माइनस का आएगा, ठीक है माइनस आएगा और आयोटा स्क्वायर अपन यहाँ पे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये माइनस तो यहाँ पे आ ही गया। उसके बाद में क्या होगा देखो एच स्क्वायर हो गया, उसके बाद में डेल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 2m आ गया और हमारे पास साइन हो गया प्लस में वही वी आर कैप साइन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है ई और साइन है। अब देखो ध्यान से ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। और उसके बाद में देखो ध्यान से हमारे पास डेल आ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था डेल है वो क्या है हमारे पास लाप्लास संकारक है, क्या है लाप्लास संकारक है। और हमने देखा था वहाँ पे कि लाप्लास जो संकारक होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो लाप्लास संकारक होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अर्थात मतलब समय पर निर्भर नहीं करता है। तो समय पर निर्भर नहीं करेगा तो आपको पता है ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपन ने, तो आपने देखा काल अनाश्रित में आपने संबंध आ गया फर्स्ट ईयर से, तो ये अपने पास इक्वेशन तो यही होती है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी एच कैप साइन बराबर ई साइन। ठीक है, अब उसके बाद में तो मेरे हिसाब से तो श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से, तो काल आश्रित और काल अनाश्रित। ठीक है, 2 नंबर का सवाल यार यहाँ से आ सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हमारा 18वां जो पॉइंट है हमारा गुणधर्म है उसके ऊपर चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि 18 जो गुणधर्म है हमारा उसमें अपन बात करें चिरसमत भौतिकी के बारे में, नहीं क्वांटम भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो तो क्वांटम भौतिकी के बारे में क्या कहे, देखो चिरसमत भौतिकी के अनुसार देखो अपन किसी भी पार्टिकल या किसी भी वेव की बात करते हैं तो पार्टिकल और तरंग अपन बात करते हैं किसी पार्टिकल और वेव को पृथक पृथक मानते हैं, अर्थात जैसे मानते हैं कि मानने जैसे कि अपन क्या करते हैं, देखो हमारे पास से एक पार्टिकल है, एक ये कण है और एक हमारे पास तरंग है, तो इन दोनों को क्या अलग अलग मानते हैं। किसमें अपन बात करते हैं किसमें, चिरसमत भौतिकी में। तो चिरसमत भौतिकी में किसी भी पार्टिकल और जो वेव है दोनों को अलग अलग मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मानते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तरंग है, तो तरंग हो गई। ये हमारे पास क्या है कि ये कण हो गया पार्टिकल। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं किसमें, क्वांटम सॉरी चिरसमत भौतिकी में मानते हैं। इस पर लिख देते हैं यहाँ पे चिरसमत भौतिकी, चिरसमत भौतिकी में क्या करते हैं ये दोनों अलग अलग मानते हैं किसको, तरंग और कण को। लेकिन जो क्वांटम भौतिकी है क्वांटम यांत्रिकी है उसके अनुसार प्रत्येक कण से संबद्ध तरंग होती है जिसे सहायक तरंगिका कहते हैं, और यह क्वांटम भौतिकी में द्विब्रोगली का द्वैत सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अपन क्वांटम भौतिकी की बात करते हैं तो देखो हमारे पास जो कण होता है उसके साथ में ही मतलब सहबद्ध उसके साथ में ही क्या होता है, कण के साथ में तरंग होती है जिसे सहायक तरंगिका कहते हैं। आपको पता हो तो क्या कहते हैं इसे, सहायक तरंगिका, तरंगिका सहायक तरंगिका कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत
कण की ये प्रकृति है इसको द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं, और जिसको किसने समझाया है? डी ब्रोगली ने समझाया है। डी ब्रोगली ने समझाया है। तो डी ब्रोगली ने क्या समझाया है कि हमारे पास जो कण होता है वो तरंग और कण दोनों प्रकार से व्यवहार करता है, ठीक है। और ये जो व्यवहार करता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट कंडीशन पे करता है। कंडीशन की बात करता हूँ मैं आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि देखो हमारे पास एक पार्टिकल एक कण है, मान लो कि उसकी साइज है वो बड़ी है, तो वो केवल और केवल एक प्रॉपर्टी ही फॉलो करेगा, वो पार्टिकल के रूप में फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कण की जो आकृति है, जो आकार है उसका, वो बिल्कुल स्मॉल है, मतलब जिसको अपन अपनी सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में जो अपने पास पार्टिकल होगा वो वेव की तरह भी अपने पास व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसको समझाया था डी ब्रोगली ने। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म ही हो गया कि हमारे पास जो तरंग होता है, हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो कैसे करता है? तरंग की भांति कार्य करता है। इसको डी ब्रोगली ने समझाया क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत। तो देखो हमारे पास 20 तो नहीं है, ये हमारा लास्ट गुणधर्म है। कौन सा है? ये हमारा 19 है, और ये लास्ट गुणधर्म है हमारा। कौन सा है? लास्ट गुणधर्म है। तो देखो बात करते हैं अपन इस लास्ट गुणधर्म की। तो देखो ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने 12th क्लास में पढ़ रखा है, और ये भी हमारे पास 12th क्लास में हमने पढ़ रखा है। क्या है? हमारा जो 19वां गुणधर्म है वो है हाइजेनबर्ग। हमारा जो हाइजेनबर्ग अपन बात करते हैं, साइंटिस्ट था जिसने, आपको पता हो तो हाइजेनबर्ग का नाम आपने सुना है, और इससे जुड़ी हुई जो फैक्ट है वो भी आपको पता होगी। क्या फैक्ट है? कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, किसी भी मतलब किसी भी कण के लिए अपन एक समय पर दो भौतिक राशियों का मापन नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी पार्टिकल के लिए यदि अपन वेग की गणना कर रहे हैं तो उस समय अपन उसकी संवेग की गणना नहीं कर सकते, ये बात है। अर्थात भौतिक विज्ञान में क्या कर सकते हैं, क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत अपन बात करते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए एक क्षण में दो भौतिक राशियों का मापन संभव नहीं है। अर्थात इसमें एक त्रुटि पाई जाती है, आपको पता हो तो उसको अपन h/2 के नाम से जानते हैं। एक त्रुटि विद्यमान होती है जिसको बोलते हैं अपन h/2 बोलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मानते हैं अपन, जैसे मानते हैं अपन कि एक्स दिशा में हमारे पास स्थिति की बात करते हैं अपन, स्थिति की बात करते हैं एक्स की। तो एक्स की जो अनिश्चितता होगी हमारे पास, अनिश्चितता होगी, वो कितनी होगी हमारे पास? वो होगी हमारे पास डेल एक्स। इसी प्रकार एक्स दिशा में हमारे पास जो संवेग है पी की, उसकी अनिश्चितता कितनी होगी हमारे पास? डेल पी एक्स, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि दोनों डेल एक्स और डेल पी एक्स दोनों की जो गणना है वो एक साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपन h/2 है, तो यहाँ पे h/4 की अपन बात करते हैं। तो हमारे पास दोनों की जो त्रुटि होगी हमारे पास h/4 मिलेगी, क्योंकि हाइजेनबर्ग का ये सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग ने समझाया है, ठीक है। अपन यहाँ पूरी कहानी को एक साथ तो समझ नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी समरी देखी जाए तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने कहा है कि भाई एक साथ हम किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी कण के लिए स्थिति और संवेग, अर्थात स्थिति संवेग की बात नहीं कर रहे अपन, कोई भी दो भौतिक राशि की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें त्रुटि प्राप्त होती है h/2 एक के लिए, तो हम दो के लिए बात करते हैं h/4 हमें मिलती है। तो देखो इसका थोड़ा सा यहाँ पे अपन थोड़ा सा क्वांटम भौतिकी के रूप में कैलकुलेशन कर देते हैं। कैसे? हमारे पास जो एच बार है, जिसको अपन डिराक सांख्यिकी मतलब डिराक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको डिराक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है h/2 होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे देखो हम डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स लेस देन इक्वल टू h/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? h/2 हो गई। फिर उसके बाद में बात करते हैं, देखो हमारे पास यदि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास लगभग h बार के बराबर होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर h बार के बराबर होगी, और तीसरी कंडीशन डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स हमारे पास इस प्रकार भी हो सकती है, अर्थात h के बराबर भी हो सकती है। ये अपन क्या कर सकते हैं, कंडीशन लेट करके सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा। तो एग्ज़ाम में देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि इसे को परिभाषित करो, अर्थात हमारे पास ये है, ये कंडीशन है हमारे पास,
इसको आपको प्रूफ करवा ली जाती है। तो देखो कितना सा प्रूफ है इसमें, बताओ। कुछ भी नहीं है, h/2 लिखना है और यहाँ पे ये कंडीशन अपन को बतानी है। तो एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स लेस देन इक्वल टू h/2 सिद्ध करो। तो देखो उस टाइम तो हवा टाइट हो जाती है बच्चों। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे पता नहीं है कि हमें इस किस प्रकार करना है, h/2 कहाँ से आ गया। हम तो बात कर रहे हैं सिंपल h की, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्वांटम भौतिकी के जो सभी गुणधर्म हैं, सभी तो नहीं कह सकते क्योंकि देखो क्वांटम भौतिकी की अपन बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा एक सिलेबस है क्वांटम भौतिकी। इसके ऊपर आप एक ग्रंथ लिख सकते हो, इतनी बड़ी क्वांटम भौतिकी है। लेकिन अपन ने मोटे मोटे तौर पर अपन ने क्या है, इसके गुणधर्मों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि इसके थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट अपने बात कह सकते हैं। तो अपन चलते हैं अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखो हमारे पास अब बात करते हैं बोसोन और फर्मी कण के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक मतलब टॉपिक है अगला जिसका नाम है बोसोन और फर्मी कण। आपने नाम कई बार सुना होगा बोसोन कण, और जो फर्मी कण है उनका नाम कई बार सुना होगा। आज देखते हैं कि आखिरकार वो है क्या और उनमें डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 2 नंबर का सवाल बन जाता है। बोसोन और फर्मी कण है, वहाँ से 2 नंबर का सवाल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बोसोन कण और फर्मी कण में अंतर बताइए, तो शॉर्ट रूप में आपको 2 नंबर में वो अंतर लिखना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अब और बोसोन और फर्मी कण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटम भौतिकी के सभी गुणधर्मों को पढ़ लिया है। और गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कम से भी कम देखो इसमें से 10 गुणधर्म ऐसे याद करो जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 10 गुणधर्म तो आपको याद करने ही पड़ेंगे इस 19 गुणधर्मों में से। तो आप ये ऐसे तो नहीं कि आप इसको याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो 12th क्लास का है। आपको याद करना है आइगेन मान, आइगेन फलन, ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, और उसके बाद में अपने को अपभ्रष्ट आइगेन मान और अनपभ्रष्ट आइगेन मान की बात करते हैं अपन, और संलग्न संकारक है हमारे पास, और हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन, ठीक है। तो और श्रोडिंगर, तो ये मतलब कुल मिला के आपको 10 पॉइंट ऐसे याद करने पड़ेंगे। और देखो पीछे प्रसामान्यकृत, प्रत्यास्थ मान, उनको भी ना भूलें। तो इस प्रकार आपको कुल मिला के 10 पॉइंट तो से याद करने ही पड़ेंगे कन्फर्म, जो कि डिफिकल्ट भी हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं। अब देखो सीधा चलते हैं अपन बोसोन और फर्मी कण के ऊपर। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, बोसोन व फर्मी कण के बारे में। तो अपन अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों में। तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं, बोसोन कण की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बोसोन पार्टिकल, बोसोन कण है, ठीक है। एक है हमारे पास यहाँ पे फर्मी कण। तो फर्मी कण और बोसोन कण हमने दोनों तरफ हेडिंग डाल दी है। और अब हेडिंग डालते ही अपन क्या करते हैं, दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। एक एक पॉइंट को समझना है अपन को ढंग से, और आखिरकार बोसोन पार्टिकल और फर्मी पार्टिकल है क्या, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। और 2 नंबर का सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, इसलिए अपन दोनों में अंतर देखते हैं। और इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं बोसोन कण और फर्मी कण का। आगे एक 4 नंबर का सवाल भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब समय आएगा तब पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बोसोन कण और फर्मी कण में अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर देखो, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में आपको लिख नहीं रहा, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोसोन कण क्या करता है, देखो भाई, बोसोन कण है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं अपन, पार्टिकल फिजिक्स में। तो पार्टिकल फिजिक्स में परिभाषित वे मौलिक कण जिसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक हो, बोसोन कण कहलाता है। कुछ आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं कि बोसोन कण है हमारे पास, कोई बोसोन कण है तो इसको कैसे समझते हैं अपन। पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार एक ऐसा कण जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको आप एस से प्रदर्शित करते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा था 12th में। बोसोन कण में जिसमें चक्रण क्वांटम संख्या एस में बात करते हैं अपन, तो एस का जो मान होता है हमारे पास कैसा होता है, पूर्णांक होता है। जैसे कि 1, 2, 3 डॉट डॉट इस प्रकार होता है। लेकिन फर्मी भाई साहब की बात करते हैं तो फर्मी कण है हमारे पास, जो हमारे पास फर्मी कण है, ठीक है, जो फर्मी कण है ये इनकी को जो क्वांटम संख्या होती है, मतलब पार्टिकल फिजिक्स में इनके बारे में क्या कहती है कि वे मौलिक कण जिसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या जो एस का जो मान होता है वो
कैसा होता है, अर्धपूर्णांक होता है, विषम अर्धपूर्णांक होता है। कैसा होता है, विषम अर्धपूर्णांक होता है। अर्धपूर्णांक में नहीं, विषम अर्धपूर्णांक की बात करते हैं अपन। तो इस प्रकार हमें वैल्यू मिलती है। तो फर्स्ट जो अपना अंतर है दोनों में वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चक्रण क्वांटम के आधार पर अपन इसमें अंतर देखते हैं। सेकंड अंतर की बात करते हैं अपन। जो बोसोन कण हमारे पास होते हैं उसके अंतर्गत जो अपने पास तरंग फलन अपन बात करते हैं किसकी, साइन आरटी की बात करते हैं। तो तरंग फलन साइन आरटी की बात करते हैं अपन, ठीक है। साइन आरटी जो होता है हमारे पास बोसोन कण के अंतर्गत वो कैसा होता है, सममित होता है। कैसा होता है, सममित होता है। जबकि अपन बात करते हैं फर्मी कण के अंतर्गत जो हमारे पास तरंग फलन साइन आरटी होता है, साइन आरटी होता है, वो कैसा होता है, प्रतिसम्मित होता है। प्रतिसम्मित होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सम्मित और प्रतिसम्मित क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है किसमें, 12th क्लास में पढ़ा है सम्मित और प्रतिसम्मित। सम्मित मतलब क्या होता है, जिसको दो बराबर अपन भागों में बांट सकते हैं। प्रतिसम्मित का क्या मतलब होता है, जिसको अपन दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है सम्मित और प्रतिसम्मित का मतलब। अब आप समझ लो अपने हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि बोसोन कण जिस क्वांटम सांख्यिकी का पालन करता है उसे बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी कहते हैं। अब देखो ये बात मेरे को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन सबसे बाद में बताई क्यों, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अपन कुछ नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वो बात को मैंने पहले नहीं बताई है। और वैसे आपको अंदाज़ा पहले ही लग गया होगा कि हमारे पास जो बोस आइंस्टाइन, बोस एक तो था हमारे पास बोस आइंस्टीन, मतलब हमारे पास कौन था, एक तो बोस था एक आइंस्टीन था। तो बोस तो थे इंडिया के और आइंस्टीन जर्मनी के थे ही। तो बोस और आइंस्टाइन अपने पास बात करते हैं, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पार्टिकल की खोज करी थी, किसकी, बोसोन कण की। तो जिस क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत बोसोन कण की अपन अध्ययन करते हैं वो है बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी, ठीक है। और देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था 4 नंबर का सवाल बनेगा, वो इसी प्रकार से बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के ऊपर आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी 4 नंबर का सवाल हर साल आता है यहाँ से। और इसी के साथ में पैरेलल में इसी का भाई है कि फर्मी कण, जिस क्वांटम भौतिकी में फर्मी कण का अध्ययन करते हैं उसको अपन बोलते हैं फर्मी और डिराक सांख्यिकी। दो वैज्ञानिक थे यहाँ पे भी, फर्मी था और एक था डिराक। दोनों वैज्ञानिक थे फर्मी और डिराक, दोनों ने मिलकर फर्मी कण की खोज करी थी। तो फर्मी डिराक सांख्यिकी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, फर्मी कण का। उसी प्रकार देखो बात करते हैं हमारे पास से अगला अंतर है कि बोस आइंस्टाइन जो सांख्यिकी है वो प्रतिपादित हुई थी 1924 में, जबकि ये प्रतिपादित हुई थी 1926 में। उसी प्रकार आगे चलते हैं 5वें पॉइंट पर। बोस आइंस्टाइन अपने पास से जो बोस और आइंस्टीन ने जो कण की खोज करी, बोस नहीं बोसोन कण है। तो देखो इसका जो नाम है ना, इन दोनों के सेंटेंस नाम के ऊपर रखा हुआ है, देखो देखना बोस और न लास्ट में आइंस्टीन, तो बोसोन इस प्रकार मिलकर इसका नाम रखा गया था पार्टिकल का। तो हमारे पास जो बोसोन पार्टिकल है ये अपने पास जो पाउली अपवर्जन नियम है, अब ये कईयों को तो ये पता नहीं है कि पाउली अपवर्जन नियम क्या होता है। तो सबसे पहले पाउली अपवर्जन नियम क्या होता है, देखो मैं उसको बताता हूँ थोड़ा सा। अपन जिस प्रकार ऑर्बिटल यानी कि कक्षक में अब जैसे बात करते हैं कि पी कक्षक है, ये एस कक्षक है, ये एस है, ये हमारे पास पी कक्षक है। पी में 3 आप बात करते कक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपन भरते हैं किस में, जैसे मान लो पी में भर दी, एस में तो भर दिए, चलो ठीक है, ठीक है। एस में भाई साहब एक ही होता है, गलती कर दी 2 बना दी, एस में एक ही होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पी की। पी में आती है जैसे मान लो अपन को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो समझो पाउली अपवर्जन नियम क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। तो अपन बात करते हैं कि पाउली अपवर्जन नियम कहता है कि सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो सबसे पहले आपको तीनों में एक एक भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 इसमें भर दिए फिर तीसरा इसमें भर रहे हो, नहीं नहीं, पहले आपको क्या करना है, तीनों में एक एक भरो, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक भरो, फिर यहाँ पे एक भरो, फिर यहाँ पे एक भरो। यानी कि आप यहाँ पे एक साथ 2 फिर 2 फिर ऐसे नहीं भर सकते, एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा। ये कहता है पाउली अपवर्जन नियम। तो भाई साहब ये जो बोसोन कण है ये अपने पास जो पाउली जो अपने पास अपवर्जन नियम था, पाउली का जो अपवर्जन नियम था उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और जो फर्मी पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास बोसोन, हमारे पास
क्या करते हैं, अपने पास जो पावली है, पावली जो वैज्ञानिक था, उसके जो अपवर्जन नियम दिया था उसने, उसका पालन करता है। ठीक है, उसको पालन करता है। तो ये भाई साहब हमारे पास इसमें अंतर हो गया, किसमें, बोसोन कण और फर्मी कण के अंदर। अब आपसे अगर मान लो कोई पूछ ले कि बोसोन कण के उदाहरण दो, फर्मी कण के उदाहरण दो, अगर आपको नाम ही नहीं पता बोसोन कण और फर्मी कण के, तो आप फिर क्या अंतर देखा है आपने। तो इम्पोर्टेंट होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई किसी पार्टिकल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो पार्टिकल है कौन सा, तो आप फिर क्या किसके बारे में देख रहे हो अंतर। तो फिर अपन देखते हैं बोसोन कण और फर्मी कण के एग्जाम्पल। तो देखो अपने पास बोसोन कण के अंतर्गत देखो आपने पढ़ा है किसके बारे में, देखो सबसे पहले आप याद रखना पड़ेगा आपको फोटोन। क्या याद रखना पड़ेगा, फोटोन, जिसको अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं फोटोन को। एक है हमारे पास ग्रेविटोन, क्या है हमारे पास, ग्रेविटोन है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास देखो, फिर उसके अलावा देखो हमारे पास ये पार्टिकल है के प्लस, इसको बोलते हैं कायोन बोलते हैं, के नोट। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास कई पार्टिकल है फिर, तो इसके आगे पाई माइनस है, पाई नोट। ठीक है, और खूब सारे कण हैं, और एक साथ साथ में हमारे पास एक उदाहरण और है, चौथा अल्फा कण। तो इस प्रकार देखो हम आराम से बोसोन कण के उदाहरण याद कर सकते हैं। कौन कौन से, फोटोन हो गया, ग्रेविटोन हो गया, के प्लस, के माइनस, के नोट, के ये पाई जीरो, और अल्फा कण हमारे पास इसका हो गया उदाहरण। ठीक है, अल्फा कण आपको पता है हीलियम का नाभिक होता है, 2He4 होता है। क्या होता है, 2He4 होता है इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं फर्मी की। तो फर्मी में उदाहरण की बात करते हैं तो फर्मी पार्टिकल आपको पता है, एक फर्मी का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो अपन बात करते हैं एक फर्मी का जो मान होता है -10⁻15 होता है, और आपको पता है जो परमाणु होता है वो फर्मी जो साइज होती है अपनी उसी की कोटि का होता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 एग्जाम्पल तो आपको यहाँ से याद हो गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन, हमारे पास कहता है पॉजिट्रॉन आता है, और उसके अलावा भी काफ़ी हैं इसमें। तो आप तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। उसके अलावा देखो हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास इस प्रकार टो माइनस, टो प्लस। ठीक है, कई उदाहरण है, वो बाकी आप छोड़ो, अपने सिलेबस में भी नहीं है, और बाकी अपन को अध्ययन आगे करेंगे, MSc PhD के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये उदाहरण आपको फर्मी कण में याद रखने हैं, और बोसोन कण के अंदर फोटोन, ग्रेविटोन, के प्लस, के माइनस, कायोन, आयन बोलते हैं इनको, और अल्फा कण तो हमारे को याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो उदाहरण आपको पता होने चाहिए, किसमें, बोसोन कण और फर्मी कण में, आपसे पूछ सकता है। तो 2 नंबर अपने यहाँ पे पक्के हो चुके हैं। ठीक है, 2 नंबर का सवाल अगर आता है फर्मी और बोसोन कण में, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। अगर आपसे अंतर पूछे तो अंतर लिख दो, अगर आपको शॉर्ट नोट से टिप्पणी के रूप में पूछता है तो फिर भी आप लिख सकते हो बना के, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आप चलते हैं आगे, इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो मैंने आपको नोट्स पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम से, तो पहले आप देख सकते हो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आप उसको पहले रीडिंग भी लगा सकते हो, फिर उसके बाद में समझ सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी शानदार टॉपिक है, कृष्णिका ब्लैक बॉडी। अब सबसे पहले तो आपकी भ्रांतियों को दूर करता हूँ मैं, जो भी आपकी भ्रांतियाँ या फिर एक बना हुआ है आपके दिमाग में इमेज, किसके लिए, कृष्णिका के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखो आप सभी के दिमाग में ब्लैक बॉडी के नाम से क्या इमेज बनी हुई है कि कोई काला कपड़ा, काला पदार्थ या कोई काला रंग, ये सारी चीज़ें दिमाग में आपके फीड हैं, किसको लेकर, कृष्णिका को लेकर। तो सबसे पहले तो इनको निकालो अपने दिमाग से। कृष्णिका कोई काला कपड़ा या कोई काला पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। आपका ये सोचना भी बिल्कुल सही है काला पदार्थ, लेकिन कुछ हद तक सही है। अपन बात करते हैं कंप्लीटली वो सही नहीं है, तो अपन बात करते हैं कृष्णिका की। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे कहा कि वो जो भ्रांतियाँ आपके दिमाग में उसको निकालो पहले बाहर, फिर उसके बाद में समझते हैं कि आखिरकार कृष्णिका है क्या। तो भाई कृष्णिका एक पार्टिकल है, एक कण है हमारे पास। अपन बात करते हैं कृष्णिका एक पार्टिकल है। क्या है हमारे पास, कृष्णिका है, हमारे पास एक कण है, एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल है, लेकिन देखो हर एक पार्टिकल कृष्णिका नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, हर एक जो पार्टिकल है वो कृष्णिका नहीं होता है। ठीक है,
लेकिन कृष्णिका होने के लिए इस पार्टिकल में कुछ विशेषताएं पाई जानी चाहिए, और वो विशेषताएं क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद में आपके जो काले रंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अपन समझेंगे ध्यान से। तो जो एक पार्टिकल, अपने कृष्णिका बात करते हैं तो कृष्णिका एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा भाई, कोई दुनिया में केवल एक ही पार्टिकल है जिसको अपन कृष्णिका कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, दुनिया में अनंत पार्टिकल हैं ऐसे कृष्णिका जैसे, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकल है वो कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है, लेकिन कब कहलाता है, उसमें ये प्रॉपर्टीज मौजूद होनी चाहिए। तो देखो, एक पार्टिकल कृष्णिका कहलाएगा यदि वो क्या करे, वो जब न्यून ताप हो, जब जब क्या करे, जब न्यून ताप हो ना, जब ताप का मान क्या हो, जब टेम्परेचर का मान कम हो, यानी कि न्यून ताप हो, तो सभी तरंगों को, अर्थात जितनी भी तरंग दैर्घ्य है हमारे पास, जैसे लैम्डा हमारे पास 0 से लेकर अपन बात करते हैं इनफाइनाइट, जितने भी तरंग दैर्घ्य की जो हमारे पास तरंग होती हैं, जो सूर्य से हमें प्राप्त होती हैं, जितनी भी तरंगे हैं, उन सभी तरंगों का क्या करे, अवशोषण करे। क्या करे, अवशोषण करे। देखो शानदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है, बात कर रहे हैं किसी पार्टिकल की। किसी पार्टिकल का वह गुणधर्म जो कि न्यून ताप पर किसी भी, मतलब न्यून ताप पर क्या करे, किसी भी न्यून ताप पर सभी तरंग दैर्घ्यों वाले जितने भी कण हैं हमारे पास, तरंग हैं, उन सभी को अवशोषण करे, उसका अवशोषण करे, उसको अवशोषित करे। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्या करे, उच्च ताप पर उन तरंगों का उत्सर्जन करे। अर्थात जो हमारे पास अवशोषित करी थी, अवशोषित जो हमारे पास करी थी तरंग, तो मतलब उन्हीं तरंगों का, अर्थात लैम्डा बराबर 0 टू इनफाइनाइट, जितनी भी तरंग दैर्घ्य की हमारे पास तरंग हैं, उन सभी तरंगों का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, उत्सर्जन करेगी, उत्सर्जित करेगी, मतलब उन तरंगों को उत्सर्जित करती है। ये करता है, पार्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, उत्सर्जित करता है। अब बात करते हैं, देखो फिर वापस चलते हैं कृष्णिका ब्लैक बॉडी पर। तो कृष्णिका जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, वही आपकी भ्रांतियां, काला रंग, कोई काला कपड़ा, उससे आप इसकी तुलना ना करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कृष्णिका को अपन समझाते हैं किसी पार्टिकल से। कृष्णिका एक पार्टिकल होता है, और एक पार्टिकल होती है या होता है, बात कर सकते हैं अपन। लेकिन अब वो पार्टिकल कृष्णिका कहलाएगा यदि वो न्यून ताप पर, निम्न ताप पर क्या करेगा, सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का अवशोषण करेगा, और उच्च ताप पर क्या करेगा, वो सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का उत्सर्जन करेगा। ये पार्टिकल कहलाएगा हमारा ब्लैक बॉडी। अब मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके काल, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे धूल के कण होते हैं, तो धूल के कण भी एक कृष्णिका होते हैं, ठीक है। हमारे पास सूर्य है, सूर्य भी क्या कर रहा है, सूर्य भी क्या है, हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है। और उसके बाद में प्लेटिनम है हमारे पास, और एक अपन बात करते हैं जो हमारे पास काजल होती है, काजल, प्लेटिनम काजल बोलते हैं उसको, तो काजल भी हमारे पास ब्लैक बॉडी। अब बात करते हैं आपके जो काले रंग का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखो काले रंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो बात करते हैं अपन, जैसे काला कपड़ा बोल सकते हैं, जो अपन काला पदार्थ बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बोल सकते हैं काला पदार्थ, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। अब देखो काला पदार्थ हमने क्यों लिया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो जो काला रंग होता है ना, वो क्या करता है, इस प्रॉपर्टीज़ को, मतलब वो क्या करता है कि मतलब जो अपनी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होती है ना, उनको क्या करता है कि ज़्यादा अवशोषित करता है, कौन सा, ब्लैक कलर। इसलिए अपन ब्लैक बॉडी को काले रंग की सहायता से समझते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा है ब्लैक बॉडी, क्या है, कृष्णिका है। तो कृष्णिका को मेरे हिसाब से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आपसे कोई पूछे कृष्णिका क्या होती है, तो कृष्णिका एक पार्टिकल होता है, एक कण होता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी तो वो कृष्णिका कहलाएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल धूल, कण, सूर्य, काजल, काजल अपन यूज लगाते हैं, आंखों में यूज करते हैं काजल, कोई काला पदार्थ, काला कपड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना कृष्णिका का थोड़ा सा इतिहास। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है कि कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है, उसके ऊपर अपन एक प्रायोगिक या प्रैक्टिकल जो अपने फैक्ट हैं उनको बात करते हैं। प्रैक्टिकल जो फैक्ट हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि प्रायोगिक आंकड़ों की या प्रायोगिक तथ्यों की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं भाई, बात करते हैं क्या है हमारे
प्रायोगिक जो तथ्य हैं वो क्या कहते हैं, किसके ऊपर, कृष्णिका के ऊपर। एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं। और इंटरेस्टिंग है, देखो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बोरिंग हैं, हम कुछ ऐसे बोरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोरिंग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोई सा भी टॉपिक हो अपन उसको इंटरेस्टिंग बना ही देंगे भाई। कोई सा भी बोरिंग टॉपिक हो उसको अपन वैसे ही इंटरेस्टिंग बना देंगे, आप टेंशन मत लो। अब बात करते हैं, देखो प्रायोगिक तथ्य बात करते हैं किसकी, कृष्णिका की बात करते हैं, ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो कृष्णिका के लिए अपने पास जो स्पेक्ट्रम ऊर्जा, अब आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम ऊर्जा की बात करते हैं अपन, स्पेक्ट्रम ऊर्जा अपन बात करते हैं ई लैम्डा। अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है स्पेक्ट्रम, इतना सा पढ़ा है बस, शब्द के बारे में सुना है आपने, स्पेक्ट्रम ऊर्जा के बारे में, ई लैम्डा के बारे में सुना है। अब बात करते हैं प्रायोगिक तथ्य के बारे में। तो प्रायोगिक तथ्य में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कृष्णिका के लिए ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। तो हमारे पास जो कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र होगा वो क्या होगा, अपन देख सकते हैं कि हमारे पास ई लैम्डा है और हमारे पास ई लैम्डा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पेक्ट्रम ऊर्जा है। ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऊर्जा, स्पेक्ट्रम एनर्जी है हमारे पास ई लैम्डा, और हमारे पास लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, जब अपन ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य एक वक्र खींचते हैं कृष्णिका के लिए, किसके लिए, कृष्णिका के लिए, जब अपन स्पेक्ट्रम ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के मध्य वक्र खींचते हैं तो इस वक्र का जो नाम आता है उसको बोलते हैं अपन कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। मतलब कृष्णिका के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी वो किसके लिए आएगी, कृष्णिका के लिए आएगी। तो अर्थात ये वक्र कहलाता है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। तो अपन वो वक्र बनाएंगे अभी, बस थोड़ा सा देरी रखिए, अपन क्या करेंगे उस वक्र को बनाएंगे जो अपन ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य खींचेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो प्रायोगिक आंकड़े हमें मिलते हैं, प्रैक्टिकल जो कि साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें दिए हैं प्रैक्टिकल जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर यदि अपन कृष्णिका ब्लैक बॉडी का जो प्रैक्टिकल डायग्राम है उसको अगर अपन बनाएं तो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। कैसे, ये तो हम बात करते हैं नीचे की तरफ, तो ये लैम्डा है हमारा, तरंग दैर्घ्य है। ऊपर की तरफ अपन बात करते हैं तो ये हमारा है, क्या है, ई लैम्डा, यानी कि उत्सर्जन ऊर्जा, स्पेक्ट्रम ऊर्जा है हमारी। अब इसमें अपन अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता है, देखो ध्यान से देखना, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने की यहाँ पे कोशिश करना आप, ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा हमें वक्र। ठीक है, इसको अपन नीचे से खींच देते हैं एक बार, क्या दिक्कत है अपने क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार हमें क्या है कि इस प्रकार वक्र हमें मिलता है, किसका, कृष्णिका का वक्र मिलता है। अब देखना यहाँ पे बात करते हैं इस प्रथम वक्र की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रथम वक्र हमें मिला है, इस प्रथम वक्र की बात करते हैं तो इसके लिए अगर बात करें, देखो ध्यान से देखना, इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे अपन एक पॉइंट बना देते हैं, ये अपना इसका उच्च पॉइंट है, शिखर पॉइंट मान सकते हैं ना इसका अपन। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो अपनी एनर्जी लेवल है फर्स्ट के लिए वो ये होगी, सेकंड के लिए ये होगा, थर्ड के लिए ये होगा और फोर्थ के लिए ये होगा। तो इस प्रकार देखो हम प्रदर्शित करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस प्रकार कुछ हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझो भाई ध्यान से यार। थोड़ा डायग्राम क्या है कि इधर बनना चाहिए था, जो कि मतलब लैम्डा और लैम्डा टू इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते थे। तो आप देख लेना वो तो अपने हिसाब से, मैं समझाने की यहाँ पे आपको केवल बस कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से समझने की आप कोशिश करना कि हमारे पास क्या हो गया। देखो ध्यान से देखना, ये तो हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारे पास जैसे नाम दे देते हैं अपन इसको, ये अपने पास T1 वक्र है, ये अपने पास कौन सा है, T2 है, ये हमारे पास कैसा है, T3 है, ये हमारे पास T4 है। तो हमारे पास एनर्जी लेवल हो गया E1, ये हमारे पास क्या हो गया E2, ये हमारे पास E3 और हमारे पास ये हो गया E4 हो गया। उसी प्रकार देखो हम बात करते हैं नीचे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो λ1 हो गया, ये हमारे पास हो गया λ2, ये हो गया λ3 और ये हमें λ4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमें, अरे यार नाम तो लिखा ही नहीं,
नाम तो नीचे लिखा ही नहीं है कि किसका वक्र हमें बनाया है, तो ये है अपने पास से कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है हमारे पास, कृषिका ऊर्जा वितरण वक्र है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो हमारे पास, देखो ध्यान से देख सकते हो आप कैसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है। ठीक है, तो इस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में हमने क्या देखा कि हमने चार वक्र, ये भाई देखो ये ग्राफ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये हमें प्रैक्टिकल डाटा मिले हैं, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि हमें इस प्रकार का डायग्राम कुछ मिलता है, किसमें, कृष्णिका के अंतर्गत, ब्लैक बॉडी के अंतर्गत। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने मेजरमेंट कुछ किया होगा। ठीक है, उसके जो आंकड़े हैं उनको मेजरमेंट किया है, उसके बाद में ये किसके बीच में, स्पेक्ट्रम ऊर्जा और लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बीच में उन्होंने एक वक्र बनाया, जिसको अपन ने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र नाम दिया है। ठीक है, अब देखो इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो इसके वक्र के पीछे भी देखो ध्यान से। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से क्या है कि हमारे पास से, अब देखो हमारे पास क्या है कि प्रायोगिक फैक्ट अपन पढ़ रहे हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अपन ने कोई प्रैक्टिकल किया है तो हमें प्रैक्टिकल के रिजल्ट भी हमें मिलते हैं, आपको पता हो तो हमें प्रैक्टिकल के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब देखो इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट हम सुनते हैं, किसके, प्रायोगिक तथ्य सुनते हैं किसके, कृष्णिका के, ब्लैक बॉडी के। तो किसी भी नियत ताप के लिए अपन बात करते हैं तो कृष्णिका जो ऊर्जा वितरण वक्र होता है एक सतत वक्र होता है। किसी भी नियत ताप के लिए अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो कृष्णिका है, हमारी ब्लैक बॉडी है, उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वक्र है, कर्व है, वो हमारे पास कंटिन्यूस प्राप्त होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वक्र है, हमारा कर्व है, वो बिल्कुल बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एवरी टेम्परेचर, जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा, जो भी तापमान होगा, उसके लिए बात करते हैं तो हमारे पास जो ये वक्र होगा वो कैसा होगा, हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। तो पहला हमने क्या बात करी कि यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला, हम इसको रिजल्ट को लिख रहे हैं कि हमारे पास जो वक्र मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सतत मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा, सतत मिलेगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हमने क्या निकाला कि इस वक्र में जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। आप देख सकते हो जैसे जैसे अपन ने यहाँ पे ताप का मान बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दी अपन ने, तो वैसे वैसे देखो हमारे पास ऊर्जा वितरण वक्र है, उसका मान भी हमारे पास क्या है, बढ़ रहा है। देखो देख सकते हो आप, ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया। ठीक है, अर्थात अपन बात करते हैं टेम्परेचर का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है कि ऊर्जा का मान भी हमारे पास बढ़ता जाता है, एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन अपन बात करते हैं प्रायोगिक रूप में यह परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, और ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है ताप की जो पंचम घात के समानुपाती होता है। अब देखो ये जो अपने पास रिजल्ट आया है, तीसरा रिजल्ट, प्रायोगिक रूप से यह परिणाम प्राप्त होता है, और यह परिणाम किसको प्राप्त हुआ, जो भी वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया है ब्लैक बॉडी का, उसको ये प्रैक्टिकल वैल्यू मिली है। और उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला है कि हमारे पास जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का जो अधिकतम मान होगा, एनर्जी का जो मैक्सिमम मान होगा ना, वो टेम्परेचर की जो पाँचवीं घात है, टेम्परेचर की जो पंचम घात है, उसके समानुपाती होता है। अब ये रिजल्ट है, ये तो भाई साहब साइंटिस्टों ने निकाला है। ठीक है, तो हमारे पास प्रायोगिक जो रिजल्ट मिले हैं वो तीन तो हमें मिल गई, कौन कौन से, कि हमारे पास ये जो वक्र होता है वो कंटिन्यूस मिलता है। दूसरा बात करते हैं अपन टेम्परेचर का मान जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का मान हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या देखा कि प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली, जिस वैज्ञानिक ने इसकी अध्ययन करा है उसने क्या कहा है कि भाई एनर्जी का जो मैक्सिमम मान होता है ना, वो टेम्परेचर की पाँचवीं घात के समानुपाती होता है। ये रिजल्ट निकाल दिया। चौथा जो रिजल्ट है वो क्या निकाला है कि जैसे जैसे इस वक्र में देखो आप, जैसे जैसे अपन क्या है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब थोड़ी देर बाद में देखो आप देख सकते हैं बीच में आके कि ऊर्जा का मान यदि अधिकतम हो जाता है, उसके पश्चात तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाता है, फिर भी ऊर्जा का मान घटता है। तो आपने क्या देखा कि जब अपन बात करते हैं लैम्डा का मान बढ़ाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर का मान बढ़ता है, लेकिन जब टेम्परेचर सॉरी ऊर्जा का मान हमारे पास मैक्सिमम हो जाने के बाद में क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर का लैम्डा का मान बढ़ाने पर भी ऊर्जा का मान हमारे पास
घटता है। तो इसको समझ लियो आप। तो देखो हमारे पास 4 हमारे पास प्रैक्टिकल या प्रायोगिक रिजल्ट हमें मिले, लेकिन जो 5वां रिजल्ट हमें मिला वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला, इसलिए अपन इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे 5वां जो रिजल्ट मिला वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और जिसको अपन नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वीन साइंटिस्ट है। इसने ब्लैक बॉडी के ऊपर एक नियम दिया जिसका नाम है वीन का विस्थापन नियम। क्या समझा? वीन का विस्थापन नियम समझाया किसने? वीन साइंटिस्ट ने समझाया। अब वीन साइंटिस्ट ने ये नियम समझाया तो उसने क्या कहा ब्लैक बॉडी के बारे में, देखो ध्यान से सुनना। ब्लैक बॉडी के बारे में उसने क्या कहा कि, सुनना ध्यान से, कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र में जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वैसे वैसे ही ऊर्जा में शिखर मान में संबंधित तरंग दैर्घ्य है वो न्यूनतम मान की तरफ विस्थापित हो जाती है। यही वीन का विस्थापन नियम है। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? क्या समझे आप? समझे नहीं है क्या आप इसको, विस्थापन नियम को? तो नहीं समझे तो आप डायग्राम से समझाने की वापस कोशिश करते हैं। देखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण में, देखो ध्यान से देखना, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है, देखो ताप का मान हमारे पास क्या हुआ, T1 T2 T3 T4 है, ठीक है। तो हमारे पास ताप का मान बढ़ा कैसे, T4 T3 T2 T1 है हमारे पास, इस प्रकार बढ़ा है, अर्थात T1 मैक्सिमम तापमान है हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, तो वैसे वैसे ऊर्जा के शिखर मान में भी क्या आता है, ऊर्जा के शिखर मान में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के शिखर मान से संबंधित जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है, आप देख सकते हो तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है कि न्यूनतम मान की तरफ विस्थापित हो जाता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपन क्या करते हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान λ3 फिर λ2 फिर λ1 की तरफ विस्थापित होता चला जाता है। अब आ गए मेरे साथ समझ में, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो देखा ध्यान से, इसको क्या मतलब ये विस्थापन नियम है वो क्या कहना चाह रहा है अपन को, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास टेम्परेचर है मैक्सिमम, हमारे पास देखो ध्यान से देखना, हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल रही है। फिर उसके बाद में हमारे पास देखो जैसे जैसे अपन, जैसे हमारे पास टेम्परेचर T1 है, फिर T2 हुआ, फिर T3 हुआ, T4 हुआ, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो लैम्डा का जो मान है, हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य का मान है वो λ4 से λ3 फिर λ2 λ1 अर्थात पीछे की तरफ क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए वीन ने अपना विस्थापन नियम दे दिया और उसने कहा दिया कि भाई हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है वो न्यूनतम मान की तरफ विस्थापित हो रही है, और विस्थापित हो रही है तो इसीलिए इसने अपना विस्थापन नियम दिया, डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। किसने? वीन वैज्ञानिक ने। और वीन वैज्ञानिक ने क्या कहा कि हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, लैम्डा होता है, लैम्डा मैक्सिमम का जो मान होता है वो हमारे पास क्या होता है कि वित्त का मान होते हैं टेम्परेचर के। जैसे जैसे अपन बात करते हैं लैम्डा का मान, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता है, और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर का मान घटाते हैं लैम्डा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया इसको, ठीक है, वीन के विस्थापन नियम को इसी डायग्राम के माध्यम से। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन लैम्डा समानुपाती इसके हो गया 1/t के, और यहाँ पे देखो लैम्डा इज इक्वल टू जब 1/t आता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है b, और जिसको बोलते हैं वीन नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? ये सारी चीज़ें अपन को नोट्स में प्रोवाइड करवा दी है मैंने, ये तो मैं ओनली रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ पे? नोट्स के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं लैम्डा बराबर b/t आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो b का मान है, हमारे पास वीन नियतांक है, ठीक है। वीन जो नियतांक है हमारा, उसको अपन क्या मतलब क्या है, किस नाम से है, इसका जो वैल्यू है वो क्या होती है, देखो 2.98 mK। mK का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, मीटर केल्विन, क्योंकि देखो टेम्परेचर का मात्रक होगा केल्विन और हमारे पास जो लैम्डा उसका मात्रक होता है मीटर, तो मीटर केल्विन हमारे पास इसका मात्रक होगा, इसका वीन कांस्टेंट का, वीन नियतांक का। अब देखो इसी के साथ हमारे पास एक और वैज्ञानिक आए और जिनका नाम क्या था, जिनका
नाम था स्टीफन बोल्ट्जमान, ठीक है। और इन्होंने भी अपना एक नियम दिया जिसको अपन सिक्स्थ नियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे एक छठा रिजल्ट, एक छठा प्रायोगिक रिजल्ट हमारे पास मिला, और वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दिया, इनका नाम था स्टीफन। दो वैज्ञानिक थे, स्टीफन और कौन था, बोल्ट्जमान। तो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अपने नियम दिए, किसके ऊपर, ब्लैक बॉडी के ऊपर अपने नियम दिए, अपने प्रायोगिक रिजल्ट इन्होंने बताए, किसके बारे में, ब्लैक बॉडी के बारे में। और उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, अब देखो हमने बात करी थी यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऊर्जा हमारे पास से, ये तो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम ऊर्जा है ई लैम्डा, लेकिन एक और ऊर्जा होती है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता की बात करते हैं अपन। तो इन्होंने क्या कहा, स्टीफन बोल्ट्जमान ने, कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती है जिसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, वो ताप की चतुर्थ घात के बराबर होता है। आगे बात समझ में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिजल्ट दिया। अब देखो इन रिजल्टों को अपन समझ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से, देखो कितनी कैलकुलेशन, 2 साल 5 साल का समय लगा होगा इनको ये कैलकुलेशन निकालने के लिए। तो आप 2-5 साल अपने दीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप MSc करिए, PhD करिए, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है हमारे पास। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है। उत्सर्जन क्षमता की बात करते हैं अपन, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता की बात करते हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो ई का मान है, हमारे पास जो ई का जो मान है, वो समानुपाती होता है टेम्परेचर की 4 घात के। आगे बात समझ में, टेम्परेचर की 4 घात की ये समानुपाती होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान की अपन बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि स्पेक्ट्रम जो हमारे पास क्षमता होती है वो टेम्परेचर की 4 घात के बराबर होती है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे समानुपाती नियतांक अटेगा और कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको अपन, है ना, क्योंकि मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे पेज में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम आपको सामने दिखता रहेगा और आपके सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो स्पेक्ट्रम ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर घात के बराबर होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमारे पास E बराबर, हमारे पास जब आएगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है सिग्मा T⁴ है। और यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा आपको पता है, बोल्ट्जमान और स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेना आप, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है हमारे पास सिग्मा, ठीक है। और इन्होंने अपना एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला दिया स्पेक्ट्रम उत्सर्जन ऊर्जा और किसके बीच में दिया है हमारे पास, यू लैम्डा, अर्थात बात करते हैं किसकी, और इन्होंने एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला दिया है, इन्होंने पर्सनली किसके बीच में, एक तो हमारे पास स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता के बीच में और हमारे पास ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा के मध्य एक इंटीग्रेशन पर्सनली इन्होंने दिया है। अब ये कहाँ से दिया है वो तो उनसे जाके आपको पूछना पड़ेगा। तो जब आप जाओ ऊपर तो आप पूछ लेना स्टीफन से और बोल्ट्जमान से कि आपने वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला यार किस प्रकार बताया था। तो उन्होंने ये संबंध प्रदर्शित अपने हिसाब से कर दिए। अब देखो कर दिए तो कर दिए, वो साइंटिस्ट थे यार। तो ई बराबर हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन यू लैम्डा डी लैम्डा, वो क्या कहेंगे कि इसको याद कर लेना, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, फालतू 2-4 साल गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे उन्होंने ये कह दिया। और हमारे पास देखो, हमारे पास जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी क्या करा कि अपने पास ई और यू में संबंध को बताया था। कैसे उन्होंने संबंध को बताया था हमारे पास, किस प्रकार, देखो इसको भी याद रखना कि ई बराबर हमारे पास क्या है, वही स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है, ई बराबर CU/4। ये हमारे भाषा में किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ई बराबर CU/4। तो ये बताया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था, ठीक है। और ये तो फिर यहाँ पे से हमारे पास C है, प्रकाश का वेग है, U हमारे पास ऊर्जा घनत्व है और ये नीचे 4 है, और E हमारे पास स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है। अब देखो हमने कृष्णिका के बारे में पढ़ा, ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी तो पढ़ ली कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में प्रायोगिक तथ्य देखे, उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे, और आपसे पूछ सकता है प्रायोगिक तथ्य भाई इसके प्रायोगिक परिणाम हमें क्या क्या मिले, और आपसे ये भी ना पूछे
तो आपसे सिंपली 2 नंबर में वीन का विस्थापन नियम और बोल्ट्जमान का जो नियम है वो पूछ सकता है। तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि हमारे पास जैसे जैसे अपन टेम्परेचर का मान अपन बात करें टेम्परेचर का मान, जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं कि क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, मतलब समझने की बात क्या है कि यहाँ पे विस्थापन नियम में यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखो आप T1 से T2 आएगा, T2 से T3 आएगा, T3 से T4 आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि तरंग दैर्ध्य का मान देखो लैम्डा से λ3, लैम्डा से λ2, λ1 हो गया। अर्थात मतलब क्या हुआ, हमारे पास तरंग दैर्ध्य का मान विस्थापित हो गया। तो इसका मान इसलिए तो ये इस विस्थापन नियम दिया है इन्होंने कि तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो अपने न्यूनतम मान की तरफ विस्थापित हो जाता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। स्टेफन ने क्या कहा कि हमारे पास स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता है वो समानुपाती होती है टेम्परेचर की घात के 4 के। कॉन्स्टेंट हटेगा सिग्मा आएगा, ठीक है। सिग्मा अपन बात करते हैं बोल्ट्जमान नेतांक होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। और उसके बाद में अपने बात करी कि यहाँ पे क्या बात करी कि यहाँ पे एक आइंस्टीन ने भी अपना संबंध दिया था किसमें, और इन्होंने भी दिया था इंटीग्रेशन संबंध दिया था, इसको आप याद कर लेना। ई बराबर हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट यू लैम्डा डी। लैम्डा क्या है हमारे यू लैम्डा क्या है हमारे पास ऊर्जा घनत्व है। और यहाँ पे आइंस्टीन साहब ने भी ई बराबर सी ओपन में 4 ये अपने एक संबंध दिया था, किसने, आइंस्टीन साहब ने भी दिया था। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा, इस कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र को मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारी चित्सम्मत भौतिकी है, हमारे पास क्लासिकल जो फिजिक्स है वो मतलब असफल कैसे रही। आपसे 2 नंबर में देखो छोटे छोटे सवाल हैं, ये यूनिट नंबर 4 है और चैप्टर केवल इसमें एक है 7, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो वही आपको पता है यूनिट नंबर 4 है, हर एक यूनिट कितने नंबर की होती है, 8 नंबर की। आपको पता है 8 नंबर इससे पक्के होंगे और एक ही चैप्टर इसके अंदर है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें से क्वेश्चंस आने के प्रकार टाइप रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, जो अगला टॉपिक रहेगा वो चित्सम्मत भौतिकी में असफलता की रहेगा। तो अपन बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स से आखिरकार असफल या फेलियर कैसे रही, क्वांटम सांख्यिकी की तुलना करते हुए बताएंगे कि क्वांटम सांख्यिकी यहाँ पे आगे हो गई और चित्सम्मत भौतिकी यहाँ पे पीछे हो गई। तो तुलना करेंगे अपन और तुलना करके अपन देखेंगे, तो वो करेंगे अपन अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही गए होंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और बना लीजिए। और ये शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो साथ के साथ, ये तो समझने के लिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।